नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हम मैथ पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर रखा था, तो उसी सीरीज़ में ये है आपकी दूसरी क्लास। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और जो भी क्लास हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसकी आपको अगर PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो बच्चा ये क्लास स्टार्ट कर रहा है, लास्ट तक जरूर देखना बच्चे, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इस चैप्टर में थ्योरी है, नेक्स्ट चैप्टर से हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। उससे के बाद में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, यूनिट डिजिट नंबर, डिविजिबिलिटी, APGP, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सब चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में हम सीखेंगे। तो आप क्लास कंटिन्यू रखना, और अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। और जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई। बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी क्लास आए तब मिलते रहें। ठीक है, डेली क्लास आती है तो डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे पहले हम पढ़ चुके थे, नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर को फिर से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इंटीजर और डेसिमल। तो डेसिमल के बारे में हम पढ़ चुके थे कि कौन से रैशनल होंगे, कौन से इरेशनल होंगे। ठीक है, तो आपके इरेशनल कौन से थे, तो इरेशनल थे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी जो अशांत और अनावृत दशमलव थे वो आपके क्या थे, इरेशनल थे। बाकी सभी क्या थे, इंटीजर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये सब क्या थे, ये सब आपके रैशनल नंबर थे, परिमेय संख्याएं थी। ये सब हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो क्लास वो पहले देख लेना, उसके बाद में यहाँ से आगे कंटिन्यू करना। 22/7 आपका होता है रैशनल नंबर, पाई आपका होता है इरेशनल नंबर। क्यों होता है उस क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो ज़रूर देख लेना बच्चे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ें देखेंगे कि यहाँ से आपका x अपॉन में 0 दिया हुआ हो, यानी कोई भी नंबर है उसके अपॉन में 0 दे रखा है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इन्फिनिटी के इक्वल होगा वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप किसी भी नंबर से, जैसे आपने अंदर x लिखा, 0 से भाग दे रहे हो, यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, यहाँ पर तो 0 ही आएगा ना, और x वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद में 0 अपॉन में x, तो 0 अपॉन में x तो 0 ही होगा ना, 0 अंदर लिखोगे, x बाहर लिखोगे, 0 से अगर ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे तो खत्म। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब बात आती है 0 अपॉन में 0 क्या होगा, तो कहीं पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि अनडिफाइन क्या होता है, अपरिभाषित क्या होता है, तो वो यही होता है 0 अपॉन में 0। कैसे, आपको पता है a/b = c है, तो हम लिख सकते हैं a = c इंटू में b। ठीक है, इसी तरह 0 अपॉन में 0 = x है, तो हम लिख सकते हैं 0 = 0 इंटू में x। अब x की वैल्यू चाहे आप 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, कुछ भी रखो, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये 0 ही आएगा ना इधर। ठीक है, यानी कुछ भी रख रहे हैं तो भी वही सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर x की वैल्यू आपको दे रखी है, x = √16, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, +4 आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको दे रखा है x² = 16, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, +4 और -4। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की जितनी पावर होती है बच्चे, उसकी उतनी ही वैल्यू आती है। x³ दिया हुआ हो तो आपके पास 3 वैल्यू आती हैं। ठीक है, x⁴ दिया हुआ हो तो आपके पास 4 वैल्यू जाएंगी। ठीक है, तो एक वेरिएबल की जितनी पावर होती है आपके पास वैल्यू उतनी ही आती हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है, ये आपको PDF में मिल जाएगा। x को कुछ भी रखो 0 ही आएगा, यानी x डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इंटीजर। क्यों, क्योंकि हमने रियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो हम डेसिमल पढ़ चुके हैं। इंटीजर हमारा रहता है, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक होता है। तो एक बच्चे ने कहा था कि जी हिंदी में भी लिखा करो, हिंदी में भी बताया करो, तो हिंदी में बता तो मैं रहा हूँ, साथ में इस बार लिख भी दिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हिंदी में मैं लिख भी रहा हूँ। ठीक है, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि सभी पूर्णांक
परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक होते हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरह -1, -2, -3, -4, ये क्या होंगे? ये p/q की फॉर्म में डिफाइन किए जा सकते हैं ना। यानी आप लिख सकते हो 4/1, तो p/q की फॉर्म में, जहाँ पर q आपका क्या है? 1 है, 1 है। ठीक है, ये देखो p/q की फॉर्म में वेयर q इज 1। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये आपके रैशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। अब इंटीजर को किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो देखो। तो इंटीजर को सबसे पहले हम डिवाइड कर सकते हैं नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, क्या लिखा है? नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव में क्या आएंगे? -1, -2, -3, -4 अप टू -इनफाइनाइट। ठीक है, और पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव नंबर्स में क्या आएंगे? तो नॉन नेगेटिव नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जी जो ये नॉन नेगेटिव नंबर होंगे इन्हीं को क्या कहते हैं? वोल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव नंबर्स को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। 0 को हम पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं, सिर्फ नॉन नेगेटिव में डिफाइन कर रहे हैं कि ये नॉन नेगेटिव। हम ये नहीं कह रहे कि ये पॉजिटिव होगी, नहीं, लेकिन ये नॉन नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पर रखा। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से इन्फिनिटी तक होती हैं। ठीक है, माइनस वाली नहीं होती उनमें। उसके बाद में इंटीजर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। नेगेटिव तो वही हो गया -1, -2, -3, -4 अप टू -इनफाइनाइट। अब 0 क्या है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो पॉजिटिव नंबर हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिली। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं, ये याद रखना है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? तो वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जी 111 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए ना पहले प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी। आपसे ये पूछ लिया जाए कि जी 100 तक की पूर्ण संख्याओं का योग बताएं, तो आपको ये पता होना चाहिए ना बच्चे कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है, उसके बाद में इंटीजर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इवन और ऑड। इवन कौन से होंगे? तो जो 2 से पूर्ण विभाजित हों वो हो जाएंगे इवन, यानी 2k की फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वो होंगे आपके इवन, चाहे वो माइनस वाले हो चाहे वो प्लस वाले हो। ठीक है, 0 को हमने इवन में ही रखा है। क्यों रखा है? अभी पढ़ेंगे। जो संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित ना हो, यानी जो संख्याएं क्या हो? 2k + 1 की फॉर्म में हो, वो क्या होंगी? वो ऑड नंबर्स होंगे। जैसे -1, -3, -5, -7, -1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ये क्या हो जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। और इवन नंबर्स जो 2k की फॉर्म में हो, जो 2 से भाग हो पूरी पूरी, वो होंगी सम संख्याएं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, अगर आप करते हो ऑड प्लस में ऑड तो इवन नंबर आता है। ठीक है, अगर आप करते हो ऑड प्लस में इवन तो ऑड नंबर आता है। आप करके देख सकते हो, ऑड प्लस में ऑड, 1 प्लस में 3 रखा, क्या आया? इवन आया, 4 आएगा ना। और ऑड माइनस ऑड करोगे तो 1 - 3 रखा तो -2 आया, वो भी इवन है। ठीक है, ऑड प्लस में इवन रखोगे तो ऑड प्लस में इवन आपने रख दिया 3 + 2, क्या आएगा? 5 आएगा, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, आपने रखा ऑड माइनस इवन तो 3 - 2 रख लो, 1 आ रहा है, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसा होगा। इवन प्लस में इवन, इवन प्लस इवन करोगे, 2 + 2 कर दो या 2 + 4 कर दो, कितना आ रहा है? 6, इवन ही आएगा। ठीक है, 2 - 4 कर दो, -2, इवन ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। ऑड इंटू में ऑड करोगे, 3 × 5 करो आप। ठीक है, आप एग्जांपल ले करके देख लिया करो, 3 × 5 15 हो रहा, ऑड आएगा। ऑड इंटू में इवन करोगे, 3 × 6 कर दो, 8 आएगा या 18 आएगा, तो वो क्या है? इवन है। इवन इंटू में इवन करोगे, इवन नंबर की मल्टीप्लाई किसी के साथ करो, उस नंबर को इवन बना देता है। ठीक है,
इवन इंटू में इवन, इवन के साथ करो चाहे ओड के साथ करो वो इवन ही आएगा, ठीक है। 2 इंटू में 8 कर दो 16 आएगा, इवन आ रहा है ना, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो की, कि जीरो को हमने इवन में रखा, क्यों रखा, क्या ये ओड की प्रॉपर्टी दर्शा सकता है? तो हमने पहले जीरो को ओड मान करके चलते हैं, तो ओड मान करके चलते हैं, तो यहाँ रख दिया हमने, ओड मानना तो जीरो रख दिया यहाँ पर, या और यहाँ पर कोई एक ओड नंबर रख दिया 3, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो ये तो इवन आना चाहिए था, ये तो वही ओड आ रहा है। यहाँ पर अगर ओड रखोगे तो 0 प्लस में आपने रख दिया 2, तो यहाँ पर ओड आना चाहिए था, ये तो इवन आ रहा है, यानी जीरो क्या कर रहा है, जीरो ओड की प्रॉपर्टी तो शो नहीं करेगा। अब देख लेते हैं इवन की प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता। आपने रखा यहाँ पर 8 प्लस 0 रख दिया, तो 8 आएगा ना, इवन ही आ रहा है। अगर यहाँ पर आपने 0 रखा इवन की जगह, यहाँ पर ओड की जगह 7 रखा, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो 7 आएगा ना, ओड ही आ रहा है। यहाँ पर अगर आपने, यहाँ तो इवन है ही नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 - 3 रख देते हो तो 0 आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इवन में काउंट हो जाएगा। इसी तरह जब आप इवन रखोगे तो मल्टीप्लाई के अंदर रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाई के अंदर तो रखोगे तो ये तो 0 ही कर देगा ना इसको, तो 0 को इवन में हम रख ही रहे हैं। तो 0 जो है वो बहुत सी जगह आपके इवन की प्रॉपर्टी को शो करेगा, लेकिन ओड की प्रॉपर्टी को शो कहीं भी नहीं करता, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इवन में रख दिया, किसको, 0 को, 0 को सम संख्या में रख दिया हमने। स्मॉलेस्ट इवन पॉजिटिव नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट इवन पॉजिटिव नंबर इज 2, 0 नहीं लिखेंगे, स्मॉलेस्ट इवन पॉजिटिव नंबर इज 2 रखेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट इवन पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, तो 2 होगा। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेचुरल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जी हम नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स का और 0 का कोई काम नहीं है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, यानी ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, जिनके 2 गुणनखंड होंगे वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। और भाज्य संख्याएं तो अदर देन प्राइम नंबर, ये भी कह सकते हो कि भाज्य संख्याओं को छोड़ करके, लेकिन एट लीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, यानी कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। इसमें क्या था, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी सिर्फ 2 ही होने चाहिए, और इसमें क्या था, कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो फैक्टर्स क्या होंगे, तो प्राइम नंबर के अंदर एक तो होगा फैक्टर, कौन सा, एक, क्या है वो, यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी वो हर एक का फैक्टर रहेगा। और एक वो संख्या खुद होगी, ठीक है। जैसे आपने 17 लिया तो 17 किससे भाग होता है, 1 से भाग होता है ना, और 17 से होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। 31 लिया तो 31 1 से भाग होता है, 31 से भाग होता है, ठीक है। आपने 23 लिया, 23 1 से भाग होता है, 23 से भाग होता है, ठीक है। आपने 29 लिया, 29 1 से भाग होता है और 29 से भाग होता है, तो ये क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक और एक वो नंबर खुद, ठीक है। लेकिन इसमें एटलीस्ट क्या है, इसमें एटलीस्ट आपके 3 फैक्टर्स, 3 गुणनखंड होने चाहिए। अब बात करते हैं, क्या एक प्राइम नंबर है, क्या एक प्राइम नंबर है, तो एक का फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन इसने क्या कहा कि जी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, यानी 2 फैक्टर होने चाहिए, तो इसका तो फैक्टर ही एक है, यानी एक क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है एक, तो एक के फैक्टर कितने होंगे, तो एक ही फैक्टर होगा, एक, लेकिन इसने डेफिनेशन में कहा है एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, तो आपका एक क्या है, एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो एक ना तो प्राइम नंबर है, ना तो अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, एक फैक्टर एक ही होगा एक का, इसलिए एक
1 इज़ नॉट प्राइम, कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, और इधर भी लिखा हुआ होगा 1 इज़ नॉट ए कंपोजिट नंबर, एक का फैक्टर एक ही होगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, भाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? तो आपको पता है 2 तो क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है, 3 भी अभाज्य संख्या होती है। तो पहली क्या हो जाएगी, 4 होगी, कौन सी, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, वो है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी आएगी, 5 भी अभाज्य होगी, 7 भी अभाज्य होगी, लेकिन 9 के 3 फैक्टर होंगे ना, कौन कौन से, 1, 3 और 9। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपसे पूछी जाए तो वो क्या है, 9 है। और आपसे ये पूछा जाए कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा आपका 2। ठीक है, और ऐसा एकमात्र प्राइम नंबर है अभाज्य, ऐसी एक ही अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है, इवन है। ठीक है, ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, तो वो भी कौन सी है, वो 2 है। ठीक है, और क्या है प्राइम नंबर से, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आपको अगर क्रमागत पूछा जाए, ओनली कॉन्जुकेटिव ऑड प्राइम नंबर्स, आपसे ये पूछा जाए कि जी 3 विषम क्रमागत अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो 3 विषम क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, 3, 5 और 7। उसके बाद में ऐसी कोई भी, क्रमागत का मतलब क्या है, जिनके बीच में गैप सेम हो, यहाँ 2 2 का गैप है ना, 3, 5 और 7 में, आगे 3 इकट्ठी ऐसी संख्याएं कहीं भी नहीं होगी जिनके बीच में 2 2 का गैप हो। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया जाता है 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो कितनी हैं, वो 15 हैं। 50 से 100 तक कितनी है, तो 10 हैं। 1 से 100 तक पूछ लिया जाए तो कितनी है, वो 25 हैं बच्चे। ठीक है, अब आपको ये पूछा जा सकता है कि रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, जिनका HCF 1 हो। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने 2 संख्याएं यहाँ पर ली है 4 और 9, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी एक के सिवा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा गुणनखंड नहीं होना चाहिए इनका जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग करता हो, तो इन दोनों के बीच में नहीं है। इसी तरह आप लिख सकते हो 16, 15, ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आपने लिखा 19, 21, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। 31, 99, 99 लिखा, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 32, 45 लिखा, एक के सिवा ये दोनों किसी से कॉमन ऐसा नंबर नहीं है ना जिससे ये भाग होती हो, तो ये भी क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। उसके बाद में आता है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो वो क्या है, 11, 13 हैं, 3, 5 है, 17, 19 है, यानी जो जोड़े में जो नज़दीक नज़दीक पाए जाते हैं ट्विन प्राइम नंबर, यानी गैप 2 का, 11, 13 हो गया। ठीक है, 3, 5 हो गया, 29, 31 हो गया। ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है जिनका अंतर कितना हो, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, उसके बाद में आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परफेक्ट नंबर क्या होगा, इफ़ द सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर, उस नंबर को छोड़ करके, इज इक्वल टू द दैट नंबर, देन इट इज़ कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि जी सभी फैक्टर्स का सम करें उस नंबर को छोड़ करके, तो वो उस नंबर के बराबर आ जाए, तो क्या होगा, वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। अब आपने 6 लिया, 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6 होंगे ना, इस 6 को छोड़ दो, बाकी सबका सम करो, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। इसी तरह 28 लेते हो तो 28 को छोड़ दो, बाकी सबका सम करोगे, कितना आएगा, 14, 7, 21 और 4, 2, 6 और 1, 7, 28, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो एक अंक की परफेक्ट संख्या कौन सी है, वो है 6। 2 अंकों का परफेक्ट नंबर कौन सा है, वो 28, और 3 अंकों का परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो वो है 496। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार। ठीक है, अब बात करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान।
ठीक है। तो जातीय मान आपको पता है जैसा वो दिख रहा है वैसा आपको लिखना है। फेस वैल्यू अगर ये कोई नंबर दिया हुआ है आपको और इसमें पूछा जाए फेस वैल्यू ऑफ 3 तो 3 होगा, फेस वैल्यू ऑफ 5 पूछा जाए तो 5 होगा, फेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 तो 3 होगा, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 पूछा जैसे, तो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है यानी उसके प्लेस को डिफाइन करना है। तो 7 के बाद में 7 लिखेंगे, 7 के बाद में कितनी जीरो लगाएंगे, जितने नंबर आगे बचे हुए हैं, कितने 3, 1 2 3, ठीक है। 1000वीं पोजीशन पे है ना, तो 7000 होगी प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो क्या हो जाएगी, 5 के आगे एक जीरो लगा देंगे, 3 की जगह जीरो यानी 50 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह पूछ लिया जाए 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 4 और एक 5 नंबर है ना उससे आगे, तो 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो 9 लाख हो जाएगी। तो ऐसे आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है कि प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में आपका डिफरेंस क्या है। जैसे 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस पूछा तो आप क्या करोगे, प्लेस वैल्यू है 50, फेस वैल्यू है 5, 45 आ गया ना, ठीक है। इसी तरह आपसे ये पूछ लिया जाए कि जी 7 और 8 की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताओ, तो आप 8 की प्लेस वैल्यू निकालोगे, 4 जीरो लगाओगे ना उसके आगे, माइनस में 7 की प्लेस वैल्यू निकाल करके लिख दोगे 7000, तो कितना हो जाएगा, 7000 घटाना है कितने में से, 80,000 में से, तो 73,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स और इसकी 2 वीडियो बनी है। पहली वीडियो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो देख लेना बच्चे, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और जब ये चीज़ें आप सीख ली है आपने, तो अब आगे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो तैयार रहना। और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है नेक्स्ट भी आपकी। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो बच्चे। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही चैनल चल रहा है बच्चे, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कर देना बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। ओके, लव यू ऑल।